हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा डूडी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। लास्ट लेक्चर में हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात कर रहे थे। हमने इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखी थी कि यूनाइटेड नेशंस का फोररनर था लीग ऑफ नेशंस। हमने उसके बारे में बात की थी। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में। ठीक है, और इसका पर्पज़ क्या था इसको एस्टेब्लिश करने का? कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा मेंटेन रहे, सामाजिक व आर्थिक विकास हो, क्योंकि नई जो नेशन स्टेट्स थे वो एमर्ज हो रहे थे, तो उनका सबका इक्वल डेवलपमेंट हो और मानव अधिकारों की रक्षा हो सके। तो इन कुछ पर्पज़ को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत महसूस की गई। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। हमने देखा था कि शुरुआत में इसमें 51 कंट्रीज़ थे साइन, लेकिन स्टार्टिंग में 50 कंट्रीज़ के हुए थे। पोलैंड ने बाद में साइन किए थे, क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो इलेक्ट हो चुकी थी, लेकिन कोई गवर्नमेंट पावर में नहीं आई थी, काम करना स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है, और प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं इसके? 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं। साउथ सूडान लेटेस्ट कंट्री है इसमें शामिल होने वाला, जुलाई 2011 में, एक अफ्रीकन कंट्री है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि इवेंट्स लीडिंग टू यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के चरण क्या थे, कैसे कैसे कौन कौन से चरण से ये गुजरा, उसके बाद इसकी स्थापना हुई। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला था लंदन डिक्लेरेशन, जून 1941 में। ये तभी था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तब जो 9 एक्साइल्ड गवर्नमेंट्स थी वो लंदन में रह रहे थे, तो सब ने मिलके एक डिक्लेरेशन पास किया कि वर्ल्ड वॉर सेकंड जब ख़त्म हो जाएगा तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा यहाँ पे? सबसे पहले इन्होंने अपना डिक्लेरेशन पास किया, अपना विचार रखा कि एक अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत है, एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें ज़रूरत है। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हो जाएगा तो एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाएगा। इस लंदन डिक्लेरेशन को डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस भी कहते हैं। ठीक है, इसको सेंट जेम्स पैलेस भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द अटलांटिक चार्टर। द अटलांटिक चार्टर ये कब आया था? अगस्त 1941 में। इसके थोड़े समय बाद में अटलांटिक ओशियन में एक शिप में जो कंट्रीज़ थे, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट और ब्रिटिश पीएम थे विंस्टन चर्चिल, वो आपस में मिले। उन्होंने एक जॉइंट डिक्लेरेशन पास किया कि इस विश्व युद्ध में हमें एक्सिस पावर्स को हराना है। एक्सिस पावर कौन सी थी? जर्मनी, जापान, इटली वगैरह, जो उनके अगेंस्ट लड़ रही थी। किन के अगेंस्ट? यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब किस में थे? ये अलाइड पावर्स में थे। ठीक है, अलाइड वर्सेस एक्सिस पावर्स का यहाँ पर चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इन्होंने कहा कि हमें इन एक्सिस पावर्स को हराना है, इन एग्रेसर्स को हराना है। उसके बाद एक नई वैश्विक व्यवस्था है वो इवॉल्व करनी है। तो ये कोई ट्रीटी नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हमें इन्हें हराने के बाद एक नई वैश्विक व्यवस्था हमें इवॉल्व करनी है। तो अटलांटिक ओशियन में एक शिप में इनकी मीटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने अपनी ये बात कही। ये हुआ था अगस्त 1941 में। ठीक है, इसके बाद आया डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस 1942। ये अब वाला यूएन नहीं है, ये मैं बताऊंगी बाद में कि क्या यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का मतलब क्या है। तो 1942 में फिर एक मीटिंग और होती है जिसे नाम दिया गया डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अमेरिका ने क्या किया था? 1941 तक वर्ल्ड वॉर सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो बाहर था। ये हम कोल्ड वार में भी देख चुके हैं कि अमेरिका ने अपनी तरफ से युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन जब दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया तो यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया एलाइड पावर की तरफ से। कब शामिल हुआ? 1942 में। ठीक है, उससे पहले यूएसए इसमें शामिल नहीं था। उसके बाद 26 कंट्रीज़ का
26 कंट्रीज़ मिलकर एक ग्रांड अलायंस बनाते हैं अगेंस्ट एक्सिस पावर्स। तो इस ग्रांड अलायंस को इन्होंने यूनाइटेड नेशंस का नाम दिया। यहीं से इस शब्द की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले जो 26 कंट्रीज़ का ग्रांड अलायंस था, उसी से यूनाइटेड नेशन शब्द की उत्पत्ति हुई। ये ग्रांड अलायंस 26 कंट्रीज़ का इन्होंने क्यों बनाया था? टू डिफीट एक्सिस पावर्स एंड टू एंश्योर पीस। इन्होंने कहा हमारा लक्ष्य है, हमारा एम है टू डिफीट द एक्सिस पावर्स एग्रेसर्स, और हमें पीस एंश्योर करनी है। तो ये आज वाले यूनाइटेड नेशंस का नाम नहीं है, उस टाइम में जो 26 कंट्रीज़ का जो ग्रांड अलायंस था ये उसका नाम है। ठीक है। उसके बाद आया मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुई। मॉस्को कहाँ है? रशिया, कैपिटल ऑफ रशिया। तो यहाँ कॉन्फ्रेंस होती है अक्टूबर 1943 में। ठीक है। अब यहाँ कौन कौन मिलते हैं? यूएसएसआर और यूके यानी ब्रिटेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो विदेश मंत्री है, वो आपस में मिलते हैं मॉस्को में। इन्होंने कहा कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा तो उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होंगे। भाई इससे पहले वाले में यूनाइटेड नेशंस में इन्होंने क्या कहा था कि एक नया वर्ल्ड वॉर हमें इवॉल्व करना है, हमें पीस को इंश्योर करना है। तो इसमें इन्होंने कहा कि भाई जो नया वर्ल्ड वॉर बनेगा उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होंगे, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, जो हम नई वैश्विक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने जा रहे हैं, तो उसके सिद्धांत क्या क्या होंगे, उस संगठन के किन प्रिंसिपल्स पर वो बेस्ड होगा। इस पर इन्होंने सबने मिलकर, जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, उन्होंने डिस्कशन किया कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे। तो ये थी मॉस्को कॉन्फ्रेंस। यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्कशन हमेशा चलता रहा। फिर अगला है दिसंबर 1943 में तेहरान में कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है। इसमें कौन थे? रूजवेल्ट, स्टालिन रशियन, ठीक है, चर्चिल, ये सब आपस में मिले। अब इन्होंने क्या डिक्लेयर किया? अब डिक्लेयर किया इन्होंने कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड को हमें एंड करना है, और इन्होंने कहा कि हमने जो फाइनल विक्ट्री है उसके लिए प्लान बना लिया है। मतलब वी हैव फुल प्रूफ प्लान टू एंड दिस वर्ल्ड वॉर एंड टू अचीव द फाइनल विक्ट्री। तो तेहरान कॉन्फ्रेंस में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हमें इसको एंड करना ही है और हमारे पास प्लान है। ठीक है। फिर उसके बाद होती है डम्बरटन ऑक्स कॉन्फ्रेंस। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है, 1944 में हुई। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। डम्बरटन ऑक्स कॉन्फ्रेंस। डम्बरटन कहाँ लोकेटेड है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। वाशिंगटन यूएसए में। ठीक है। फिर यहाँ क्या हुआ? यहाँ यूएनओ का एक प्रपोज़ल यानी एक ढांचा तैयार किया जाता है कि किन सिद्धांतों पर यूएनओ चलेगा। इस प्रपोज़ल को उन कंट्रीज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किन कंट्रीज़ के बीच में? जो मैंने पहले बताया था 26 कंट्रीज़ जिनका एक ग्रांड अलायंस बना था अगेंस्ट एक्सिस पावर्स। तो उन कंट्रीज़ के बीच में इस प्रपोज़ल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए और इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं या फिर क्या सही है, इसके लिए अपने सुझाव हमें दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर यूएनओ का ढांचा तैयार किया गया, उसके सिद्धांतों को लिखा गया और उसके बाद उनको कंट्रीज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है। अब अगली याल्टा कॉन्फ्रेंस, नाम इसका सुना होगा आपने पहले भी। याल्टा कॉन्फ्रेंस ये कब हुई? फेब 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस। ठीक है। अब इसमें ढांचा तो पहले ही तैयार कर लिया गया था, प्रिंसिपल्स तो पहले ही तैयार कर लिए गए थे। तो वहाँ डम्बरटन ऑक्स में एक चीज़ पर सहमति नहीं बन पाई थी कि जो वोटिंग प्रोसीजर है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम बना रहे हैं यूनाइटेड नेशंस, इसका वोटिंग प्रोसीजर क्या होगा, किन देशों को वोट मिलेगा, कैसे वीटो डिसाइड होगा, तो वो सब उस टाइम डिसाइड नहीं हुआ था। तो याल्टा कॉन्फ्रेंस में वोटिंग प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा परिषद के देशों के पास जो वोटिंग प्रोसीजर है वो डिस्कस किया जाता है। फिर इस पर सहमति भी वहाँ बन जाती है कि भाई क्या प्रोसीजर होगा वोटिंग का, वहाँ पर सहमति बन जाती है। तो यूएन का जो चार्टर है वो बनकर तैयार हो जाता है याल्टा कॉन्फ्रेंस तक। एक ही चीज़ बच गई थी, वोटिंग प्रोसीजर डम्बरटन ऑक्स में, वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया जाता है। देशों के बीच में आपस में सहमति बन जाती है कि क्या वो वोटिंग प्रोसीजर रहेगा। ठीक है। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस और होती है 1945 सैन
फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये फाइनल कॉन्फ्रेंस थी रिगार्डिंग यूएन एस्टेब्लिशमेंट 1945 में सैन फ्रांसिस्को में हुई। यहाँ पर 50 कंट्रीज़ वर इनवाइटेड। वहाँ ये लोग क्या करते हैं, साइन करते हैं। मैंने बताया था ओनली पोलैंड डिड नॉट सेंड ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बिकॉज देयर वर नो रिकॉग्निजेबल गवर्नमेंट। इलेक्शन हो गए थे लेकिन अभी तक सरकार ने काम करना स्टार्ट नहीं किया था, तो कोई रिकॉग्निजेबल गवर्नमेंट नहीं थी। तो 51 कंट्रीज़ में से ओनली 50 कंट्रीज़ वर इनवाइटेड। पोलैंड के लिए एक अलग से जगह खाली छोड़ दी गई जहाँ पर पोलैंड ने बाद में आकर साइन किया। तो यहाँ क्या हुआ था, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में इन कंट्रीज़ को इनवाइट करके जो यूएन का चार्टर तैयार हो गया था उसको इट वाज पुट टू वोट, इसको वोट के लिए रखा गया और इसको पास कर दिया गया। ठीक है, किसको, यूएन चार्टर को। तो यूएन चार्टर यहाँ पर पास हो गया। तो ये कुछ इसके इवेंट्स थे जिनसे धीरे धीरे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। सब कॉन्फ्रेंस में कुछ कुछ बातें कही गई, किसी में कुछ बातों पर साइन किए गए। तो ये आपको छोटी छोटी 2-4 बातें जो मैंने हर कॉन्फ्रेंस की बताई हैं आपको याद रखनी है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस टर्म किसने दी थी, देन यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये टर्म कॉइन किया था, यूनाइटेड नेशंस, ये टर्म इन्होंने कॉइन किया था। ठीक है, ओरिजिनल यूएन जो लोगो है आप देखना, यूएन लोगो है उसमें ऐसे ओलिव की लीफ बनी हुई है। तो ये यूएन लोगो है, ये किसने क्रिएट किया था, ये 1945 में क्रिएट हुआ था यूएन लोगो बाय टीम ऑफ डिज़ाइनर्स लेड बाय ओलिवर लिंकन लैंडक्विस्ट। थोड़ा सा टिपिकल नाम है लेकिन सकता है पूछ लिया जाए। तो यूएन लोगो है वो किसने लेड किया था डिज़ाइनर्स की टीम को, ओलिवर लिंकन लैंडक्विस्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक छोटी सी चीज़, और हम जनरली देखते हैं इस पे क्वेश्चन आ भी जाता है 2 नंबर में कि इसकी यूएन की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं। तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं इसकी। ठीक है, वो हैं अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ठीक है, याद रखना है कि 6 आधिकारिक भाषाएं हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, जो है अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र की संरचना, उसमें कितने ऑर्गन्स हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 6 ऑर्गन्स हैं जिनके नाम हैं जनरल असेंबली यानी महासभा। ठीक है, इसे महासभा बोला जाता है। फिर सिक्योरिटी काउंसिल, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर लास्ट में सेक्रेटरीट। ठीक है, ये हम अगले लेक्चर से देखेंगे, इसके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हम अगले लेक्चर से पढ़ेंगे।